वेलकम स्टूडेंट्स, PS 610 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर लेसन नंबर 10 हम स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, जीन्स एंड एक्सपीरियंस, ये भी वही अभी तक वही टॉपिक चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जीन्स एंड एक्सपीरियंस, जीन का और एक्सपीरियंस का क्या लिंक है, हमने आज के लेक्चर में हमारा ऑब्जेक्टिव यही है हमारे आज के लेक्चर के कि हमने ये चीज़ पढ़नी है कि भाई जीन का फर्क ज़्यादा है या एक्सपीरियंस का। और इन शॉर्ट मैं आपको कंक्लूजन बताऊं इस पूरे से लेसन, पूरी बुक कह लो पढ़ने के बाद भी आपको यही चीज़ आपको कंक्लूजन निकलना है कि जीन और एक्सपीरियंस दोनों का बहुत, एक्सपीरियंस कह लो या इन्वायरमेंट कह लो, इन दोनों का मेन रोल है, ठीक है। जीन से भी बहुत सी चीजें हमें डोमिनेट होती हैं और कह लो कि हमारी बॉडी में होती हैं, ठीक है। जैसे कि मामा की कुछ आते हैं, पापा की कुछ आते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा कह लो कि इन्वायरमेंट में क्या है, हम जब अपनी लाइफ में आते हैं ना, हम अपने पड़ोसियों से बड़ा कुछ सीख लेते हैं। हम स्कूल जाते हैं, क्लास से अपनी फ्रेंड से बड़ा कुछ सीख लेते हैं। अगर उसको हेयर कट कह लो कि उसको अच्छा है, हाँ उसका स्टाइल है, वो हम फॉलो कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कह लो कि कोई और चीज, जैसे कि मेरी फ्रेंड है और मेरे खानदान में किसी को ड्राइंग नहीं आती, एग्जाम्पल मिसाल दे रही हूँ, मेरे खानदान में किसी को ड्राइंग नहीं आती, ना कभी किसी का शौक था ना कुछ है, मगर हम जब स्कूल जाती हूँ, मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो मेरे साथ बैठती हैं, उनको ड्राइंग बहुत शौक है। उनके पास एक दिन बैठूंगी, 2 दिन बैठूंगी, अगर स्टिल मैं महीना भी बैठ जाऊंगी ना, उनके साथ रोज ही बैठना होता है फ्रेंड्स के साथ स्कूल में, ठीक है। रोज बैठूंगी ना, तो जब ड्राइंग देख देख कर ना मुझे ड्राइंग करनी भी आ जाएगी और शौक भी मेरे में पैदा होगा, तो फिर मैं ड्राइंग मुझे आ जाएगी, ठीक है। मैं अच्छे से ड्राइंग करना शुरू हो जाऊंगी। कह लो कि इस हद तक अच्छी ड्राइंग हो जाएगी ना कि भाई उनसे भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी मेरी ड्राइंग। और खानदान में एक पहले वो लड़की होंगी जिसको ड्राइंग अच्छे से आती है। तो ये चीजें इन्वायरमेंट बहुत असरअंदाज करता है। इन्वायरमेंट और जीन दोनों चीजें मिलकर इंसान का बिहेवियर बनाती है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पूरी बुक का कह लो कि नतीजा है, ठीक है। अभी उसके अलावा हम देखते हैं जीन और बेसिस वगैरह, चलते हैं अपने शॉर्ट नोट्स की तरफ, ताकि टाइम वेस्ट किए बगैर शॉर्ट नोट्स से शॉर्ट टाइम में अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर ले। अच्छा, उसके अलावा आप लोग मेरे लेक्चर को लास्ट में लाइक किया करें, बिकॉज इतनी मेहनत सिर्फ मैं आप लोग के लिए करती हूँ। आगे से जब तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग मेरे लेक्चर पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। लाजमी लाइक कर दिया करें, उसके अलावा सब्सक्राइब किया करें, ताकि आप लोग को न्यू से न्यू लेक्चर जो आप लोग के नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आने हैं उसकी अपडेट मिलती रहे, ठीक है। चलते हैं अपने शॉर्ट नोट्स की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारी स्लाइड है। जीन और इन्वायरमेंट दोनों चीजें मिलकर बिहेवियर बनाती है। पहला चीज कंक्लूजन ये निकल गया, हमारा रिजल्ट आ गया। अब मैं आपको बताऊं, पहला टॉपिक हमारा है कि उन्होंने यही चीज बताई कि जीन डायरेक्ट बिहेवियर को नहीं बनाता। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वही डिटेल हम आगे पढ़ें दोबारा, कि हमारा जो है ना जीन्स बनाते हैं, बिहेवियर से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन और अमाइनो एसिड वो मिलकर हमारी बॉडी को चलाते हैं, बनाते हैं, और हमें स्टिमुलेशंस वगैरह और क्या करना है क्या नहीं करना सारा कुछ अवेयर करते हैं, ठीक है। प्रोटीन का काम होता है बॉडी बनाना, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन मिलके जो है ना हमारी बॉडी को चलाते हैं, ठीक है। आगे बिहेवियर के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन्स और इन्वायरमेंट। मैंने आपको अच्छे से समझा दी है कि जीन्स और इन्वायरमेंट किस तरह जरूरी है। बाकी कई लोग एक अकेला जीन पूरे बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करते हैं, फिर पूरा एक जीन जो है वो एक ही बिहेवियर को भी जो वो नहीं करता, ठीक है। जीन्स मिलकर जो है और साथ में इन्वायरमेंट मिलकर बिहेवियर को चलाते हैं, ठीक है। बिहेवियर बहुत से जीन्स से बनता है, जैसे कि पॉलीजेनिक सिस्टम वगैरह पूरा निजाम है, जो कि आपकी इसकी बुक में नहीं है आप लोग के, बट आप लोग बस नाम ही देख लें, पॉलीजेनिक सिस्टम, ठीक है। जो चीज हमने पढ़नी वही है अपने, और समझना वही है जो हमारे कोर्स में है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं एग्जांपल्स दी हुई हैं उन्होंने, ठीक है। एग्जांपल्स में से सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास है ट्रायन 1934 में मेज मैस्टर, ठीक है। अच्छा, एक ना भूल भुलैया जैसी गेम थी, ठीक है, जो बहुत टफ थी चूहों के लिए, मतलब कि रैट है ना, रैट के लिए दो किस्म के रैट रखे, ब्राइट रैट जो बहुत सहीन थे, इंटेलिजेंट थे, और एक डल थे जिनको कह लो कि वीक था उनका IQ वगैरह। उन्होंने पहले टेस्ट किया था ना, इनका एक्सपेरिमेंट करके इनको डिफरेंट टास्क करवाए थे। जो डल थे उनको अलहदा कर दिया था, जो सहीन थे उनको अलहदा कर दिया था। जहीन के माँ बाप भी सहीन थे और वो डल के माँ बाप भी डल थे, ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें अब उन्होंने क्या, ब्राइट स्टूडेंट से वो भूल भुलैया जैसी मेज, भूल भुलैया को कहती हैं, गेम होती है जैसे पजल वाली आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ स्क्रीन पे बनी हुई है, वैसे उस गेम चलाते थे। ब्राइट स्टूडेंट्स इजीली कर रहे थे, डल से होता नहीं था, डल गलतियां करते थे, ठीक है। अच्छा, इनकी 21 नस्ल चलाई उन एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। चूहों की नस्ल जल्दी बनती है और जल्दी बड़ी होती है, इस तरह की खत्म होती है। 21 नस्ल एक्सपेरिमेंट के दौरान ना उन्होंने कितने देर लगा के ना एक्सपेरिमेंट किया, किसने, ट्रायन ने 1934 में एक्सपेरिमेंट किया। 21 नस्लें चूहों की चलाई, जिनमें से कह लो कि 21 नस्लें जो थी ब्राइट स्टूडेंट्स, ब्राइट्स कह लो कि ब्राइट्स की ब्राइट ही निकली, मतलब कि जो ज़हीन थे वो ज़हीन ही रहे।
उनकी नस्ल भी आगे से सही नहीं चलती थी, जो डल थे उनकी नस्ल भी डल ही चलती थी, ठीक है। फिर जब इस तरह करते थे, जब आई ना कह लो कि 8 नस्ल में दोनों बिल्कुल अलग हो गए थे, ठीक है। उनकी क्रॉस वॉशिंग, ब्राइड्स बच्चे जो वही चीज थे। फिर एक एक्सपेरिमेंट ये भी किया कि ब्राइड बच्चों को ना जो डल थे ना उनको ब्राइड के साथ रखा था, ठीक है, या फिर ब्राइड के रैट्स को ना डल पेरेंट्स के साथ रखा कि परवरिश किया। तो कह लो कि फिर भी ना ब्राइड ब्राइड ही रहते हैं, मतलब कि इन्वायरमेंट का जहानत के साथ कोई वो नहीं है, जहीन बंदा सही नहीं रहता है, ठीक है। आगे कह लो कि ना सेरले ने 1949 में क्या किया था, सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं थी, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं ना वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होते, वो इमोशनली स्टेबल भी होते हैं। इमोशनली स्टेबल कहते हैं कि अपने आप पे काबू रखना, इमोशंस को कंट्रोल रखना, कोई खौफनाक जगह पे ना ठहरना, अपने ना कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना, कॉन्फिडेंस रहना, ठीक है, कि साबित कदम रहना कि भाई डर लग भी रहा है तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना, हर हाल में अपने आप को संभाल लेना, बिल्कुल डर ना जाना और हर मुकाबले का सामना करना, वो उस तरह के इमोशनल स्टेबल थे, ठीक है। और वो इसलिए वो बेहतर थे, सीखते थे और नई से नई चीज सीखते भी थे। और जो डल थे वो कमजोर थे, वो डरते थे, वो IQ उनका लो था, तो ये चीजें ठीक है। इससे ये बेटर लर्निंग वगैरह भी होती है अगर इमोशनली इंसान स्टेबल भी होता है ना। अच्छा, इससे एक चीज आप लोग को सीखने को मिली होगी कि जो इंसान इमोशनली स्टेबल होगा ना, अपने पर काबू रखेगा, ये कह लो कि कुछ लोगों की खानदानी होती है कि भाई वो इमोशनली स्टेबल होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जो मर्जी करे जैसे मर्जी करे, ठीक है। उसके अलावा वो डरते नहीं है किसी भी चीज पे, हर रिस्क रिस्क लेने से नहीं डरते की जिंदगी में, ठीक है, जो मर्जी कर लें, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो डरते हैं, भाई नहीं 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 लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, इस तरह के रिस्क लेने से डरना, या कोई और लोगों का सामने से, या फिर किसी और खतरे से डरना, या फिर कह लो कि लॉस से डरना। लोग अच्छा, लोगों की एक सबसे बड़ी नाकामी होती है, वो लॉस से भी डरते हैं कि हम एग्जाम्पल के अगर बिजनेस करते हैं उसमें एक पैसे लगा लेते हैं, ठीक है, और उससे भी डरेंगे कि अगर लॉस हो गया हमारे पैसे जाया जाएंगे या फिर नहीं। रिस्क इमोशनल डिसेबल इंसान है ना वो हमेशा कामयाब रहता है, क्योंकि वो इंसान पॉजिटिव सोचता है कि भाई मैं आगे जाके इंशाल्लाह कामयाब ही रहूंगा और कामयाब हो रहा हूँ, मैं हलाल कमा रहा हूँ, हलाल मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं आगे जाके कामयाब रहूंगा। वो इमोशनली स्टेबल रहेगा, तो इस चीज से क्या है कि वो आगे से और सीखता भी रहेगा और कामयाब रहेगा अपनी जिंदगी में। और सही, बस इन शॉर्ट कामयाब वही बंदा जो इमोशनली स्टेबल है। अपने आप को डिग्रेड नहीं करना चाहिए और बिल्कुल के साबित कदम रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट खुद में होना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोगों में ये चीज होता है कि भाई हम नहीं कुछ कर सकते, हम नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, नहीं होगा नहीं वाली बात निकाल दें। इमोशनली स्टेबल रहना है कि हम करके दिखाएंगे जो हमने सोच लिया है, ठीक है। ये चीज, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा जी, आगे की जो मजीद स्लाइड्स है इसमें भी हमने साइकोलॉजिस्ट के बारे में, मतलब रिसर्चर्स के बारे में पढ़ना है। कॉपर एंड जोबिक ने क्या कहा था, 1958 में कहा था कि डर रैट्स को अगर हम रखेंगे ना इन्वायरमेंट में, अच्छे इन्वायरमेंट में, तो कह लो कि वो भी ब्राइट बन जाएंगे, सहीन हो जाएंगे, वो भी ठीक इंटेलिजेंट हो जाएंगे। और बेनेट ने क्या कहा था, स्टिमुलेशन से रैट जो है ना ब्रेन, उसका कॉर्टेक्स मोटा हो जाता है, और जब मोटा कॉर्टेक्स हो जाता है ना तो कह लो कि वो ना अच्छा सोच सकता है, ना गेम पजल अच्छे से कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। जो कह लो कि जो पहला एक्सपीरियंस था ना वो ही बेटर ब्रेन डेवलपमेंट है, जो कह लो कि वो है मीन्स की स्टिमुलेशन वगैरह, अगर हाई स्टिमुलेशन वगैरह दी जाए तब। अच्छा, उसके बाद है जोब्सेन और बेंजर ने कहा क्या किया था, फ्रूट फ्लाई। इनकी भी ना एक स्टोरी थी, मैं आपको बताती हूँ, रेडिएशन से नेटर्स बनाए। अच्छा, इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने फ्रूट फ्लाई, हम मक्खी की बात करते हैं, फ्रूट फ्लाई मक्खी जो नजर आ रही है आपको पिक्चर में, ये मक्खी थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किया था। पहले इन्होंने क्या किया कि ना नॉर्मल जो है ना कुछ फ्लाइज, मतलब मक्खियां, हम मक्खी की बात करते हैं, उन्होंने ऐसी ली जो बिल्कुल अभी पैदा हुई थी, बच्चियां थी, ठीक है, बिल्कुल अनटच थी, मीन्स की बिल्कुल न्यू बॉर्न थी। उनको अलग रख के उनकी परवरिश की, मतलब कि मेल से दूर रखा ताकि उनके आगे से एग वगैरह ना पैदा हो, ठीक है। उनको क्लियर रखा, नीट रखा, साफ रखा, ठीक है। उनको अलग परवरिश की उनकी। फिर क्या किया उन्होंने, जो है ना, फिर कुछ मेल, जो कह लो कि मेल फ्रूट फ्लाई थे ना, उनके साथ एक ट्यूब में उनको छोड़ दिया। फिर उनसे आगे से नस्ल पैदा हुई ना, उन नस्ल्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, और कुछ एक्सपेरिमेंट इस तरह किया और कुछ को इन्होंने इस तरह किया कि जो वो थे ना मेल, कुछ मेल्स को रेडिएशन के थ्रू उनके ब्रेन में ना डिस्टर्बेंस वगैरह की, कुछ न्यूरॉन छेड़छाड़ की उन्होंने रेडिएशन के थ्रू, मतलब कि हाई रेडिएशन, मतलब कि उनको शुआएं दी, जिसकी वजह से उनकी जो ब्रेन के थोड़े कह लो ना कि उनकी स्क्रीनिंग खराब हो गई होगी, IQ खराब हो गया होगा, उनका कोई ना कोई चीज, उनकी पर्सनैलिटी या ब्रेन का कोई भी पार्ट डिस्टर्ब हो गया होगा। तो फिर उन्होंने ये चेक करना था कि आगे जो नस्ल इनकी आ रही है वो भी ऐसी होगी कि नहीं होगी। फिर उन्होंने दोबारा उनको किसी जो फीमेल जो अनटच थी, मतलब कि पहले जो बिल्कुल वो थी, उनसे आगे से नस्ल पैदा करवाई।
ठीक है, और फिर मतलब चेक करने के लिए कि इनकी जो नस्ल है वो कैसे चलेगी। फिर उससे जब आगे से नई नस्ल मतलब कि उनकी जो आगे से औलाद हुई ना, उनके जो आगे से बच्चे हुए, उन पे फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये किया था कि इन्होंने एक न्यूबॉर्न बेबीज लिए थे, ठीक है, इन फ्लाइज के, ठीक है, और उनको अंधेरे ट्यूब में रखा था। उनको अंधेरे ट्यूब में रखा तो आगे से कह लो कि जब वो बाहर इनको निकाला तो बिहेवियर से इनका ये इंटरेक्ट हुआ। बिहेवियर जो है ना जेनेटिकल के साथ लिंक्ड है। वो किस तरह है मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने फिर उनको उसको छोड़ दिया वही रोशनी में निकाला तो वापस अंधेरे की तरफ भागते थे। उनको ये था उनका मतलब माइंड सेट हो चुका था कि भाई नहीं, इस जब उनसे भी औलाद पैदा करवाई ना, उनसे उनकी नस्ल आगे चलवाई ना, तो आगे से उनके बच्चे भी अंधेरे में ही रहते थे, लाइट से दूर भागते थे और हाइपर एक्टिव थे। मगर कि हाइपर एक्टिव कहते हैं कि एक्स्ट्रा और चुस्त होना, ठीक है, कि इधर उधर भागना, ये करना और ना समझ आना, कह लो के बीच है जिस तरह का वो, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या है, दूसरे जो जानवरों पर टेस्ट वगैरह किया, वो थे एक्सपेरिमेंट जॉन पॉल ने किया था हाइपर एक्टिव अगले डॉग्स के साथ, ठीक है, ब्रीड किया कि नई नस्ल उनकी पैदा करवाई, ठीक है। इन्होंने बस ऐसे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए डिफरेंट जानवरों के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये चेक करने के लिए कि भाई किस कुछ को कहा, ये चेक करने के लिए कि अगर एक बाप को डिस्टर्ब है ना मेंटली तौर पे इल है, तो अब नस्ल उसकी इल होगी कि नहीं होगी और कौन कौन चेंजिंग आएंगे, ये सब कुछ देखने के लिए हाइपर डॉग को भी उन्होंने ब्रीड करवाया। फिर उसके बाद माउस को अग्रेसिव और अल्कोहलिक मतलब फिर ड्रग करवाया, नशा वगैरह दिया, तो फिर आगे से उनकी नस्ल आगे से करती है नशा कि नहीं करती है, सिलेक्टिव ब्रीड से खुद करवाई थी इन्होंने। अच्छा, अब आगे जो एक इम्पोर्टेंट जो चीज है वो मैंने आपको क्लास लेक्चर्स में भी थोड़ी बहुत इंट्रो दिया था इसके बारे में कि ना इन ब्रीडिंग का नुकसान। अच्छा, इन ब्रीडिंग में कह लो कि हम कजन मैरिज की बात करेंगे इसके अंदर, मतलब कि जो सेम पूल जीन पूल है बार यूज करना, वो क्या क्या होता है। थेसन ने 1972 में कहते हैं नॉर्मल डेथ रेट जो है ना 24 कह लो कि 1000 में से 24 है। वही कि कजन मैरिज में बहुत से इश्यूज निकल आते हैं, ठीक है। कजन मैरिज में कह लो कि था पहले 81 था, अब 1000 तक बढ़ चुके हैं, ठीक है। और कमजोर बच्चे, देर से बोलना, ये सब कुछ किनकी बीमारियां वगैरह निकलती है। अच्छा, मैं आपको समझाती हूँ क्या चीज है। कजन मैरिज में क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा डोमिनेंस और रिसेसिव, ठीक है, जीन्स वगैरह। जो डोमिनेंट होते हैं वो शो होते रहते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल जो सही वाले होते हैं वो, ठीक है। रिसेसिव जीन्स वो होते हैं जो एक पर नस्ल आगे चले ना तो शो नहीं होते, मतलब कि उनमें ये भी हो सकते हैं, ऐसे जीन्स भी हो सकते हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आई कलर पर्पल हो जाना, प्यारे प्यारे लिप्स बनना, ठीक है, और हेयर कलर ब्राउन प्यारा सा या फिर कोई पर्पल ब्राउन कलर, ठीक है, ये ठीक है रिसेसिव, ये छुप जाते हैं, ठीक है, वो आगे से नस्ल में जाके चलते हैं। मगर अगर एक ही खानदान के लोग हों, मतलब कि माँ और बाप दोनों एक ही खानदान के हैं, उन दोनों का डीएनए सेम है, उन दोनों के अंदर रिसेसिव है, जब दो रिसेसिव जीन्स मिलते हैं ना तो वो शो होते हैं, उनमें बीमारी भी कोई हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि एक खानदान में शादी नहीं करनी। अगर दोनों की कोई रिसेसिव बीमारी हुई है, रिसेसिव कोई गलत जीन हुआ है, गलत कोई ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, तो उसकी वजह से जो है ना आगे नस्ल में बहुत से इश्यूज निकल आते हैं। और जितने भी केसेस निकले हैं वो इसी चीज के निकले हैं कि जो कह लो कि कजन मैरिज की वजह से ये दोनों का जीन, माँ का और बाप का जो रिसेसिव जीन थी वो बीमारी थी, या फिर कि अगर बीमारी भी ना होना तो उनका रिएक्शन ऐसा होता है कि कह लो कि ना उनका रिएक्शन ऐसा होता है कि भाई कोई बच्चा ब्लाइंड है, आंखों से अंधा है, कोई सुन नहीं सकता, किसी का आईक्यू कम है। अच्छा, कुछ शो हो जाती हैं चीजें, कुछ है कि थोड़ी उम्र से लेट जाके शो होती हैं। कैसे कि जब थोड़ी सी उम्र होती है ना, आंखें नहीं नजर आती, मतलब अंधा अंधा नजर आना। और छोटे छोटे बच्चे देखें, थोड़ी सी उम्र ज्यादा होती है, उनको इतने चश्मे लग जाते हैं, इतने मोटे मोटे। ये नॉर्मल चीजें हमें नॉर्मल लगती हैं, मगर कि ये हुआ इन वजहों से होता है, ठीक है। और कुछ कह लो पैदाइशी तौर पे उनको छोटे छोटे बच्चों को आंखें नहीं होती, अंधे होते, चश्मा लगा देते हैं उनको, आपने अक्सर देखा होगा। उसके अलावा कुछ इनको किसी को थैलेसीमिया हो जाता है, किसी को हेपोमोफिलिया हो जाता है। थैलेसीमिया कहते हैं खून की बीमारी होती है, अस्तगफिरुल्लाह, जिसम में ना खून जो है ना नहीं सही से बनता, मतलब प्रोटीन अमाइनो एसिड्स वगैरह सही नहीं बनते, प्रोटीन वगैरह। और हेपोफिलिया कह लो कि इसमें ये होता है कि खून जिसम में जमता ही नहीं है, अगर चोट लग जाए ना छोटी सी भी कोई तो उसमें से खून निकल ही जाता है, निकलता रुकता ही नहीं है खून, मतलब कि खून जमता ही नहीं है उनके जिसम में, ठीक है। ये बीमारी होती है कजन मैरिज की वजह से। और भी बहुत किस्म की बीमारियां होती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं डॉक्टर्स और हमारी हुकूमत ने भी लास्ट टाइम कह लो काफी देर पहले जो है ना ये लॉ पास करवाया था कि कजन मैरिज नहीं होने देनी, और लोगों ने बहुत इस चीज पर ऑब्जेक्शन उठाया था, जिस वजह से अब तो खैर ऐसा माना नहीं जाता कुछ भी।
बट कज़िन मैरिज के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है? अब उससे बचने का क्या हल है? अगर आपने कज़िन मैरिज करनी ही है, कोई मसला नहीं है, कर लें, ठीक है? कज़िन मैरिज करनी ही है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले आपने टेस्ट करवाने हैं शादी से पहले। चलें, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं होती। अक्सर लोग शर्म करते हैं, भई हम क्यों करवाए टेस्ट ये वो। अगर आप लोग अभी शर्म करेंगे, कल को आप लोग की नस्ल के लिए इश्यू आएगा, ठीक है? जैसे कि कह लो कि अभी आप लोगों ने देखो शर्म कर ली है, टेस्ट नहीं करवाए, शादी हो गई, ठीक है? शादी के बाद बच्चे कोई बहरा है, कोई अंधा है, अस्तगफिरुल्लाह, कोई उसके बाद कह लो किसी का पाँव ही नहीं है, कोई मेंटल तौर पे इल है, कोई किसी को थैलेसेमिया है, किसी को डाउन सिंड्रोम है, ठीक है? कोई और बीमारी है, डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां हैं, तब इतना पछतावा। और फिर जिनकी औलाद होती है उनसे पूछो उनको कितनी तकलीफ होती है इस चीज की। वो दुनिया जहान का इलाज करवा लेते हैं, कितना कितना पैसा लग जाता है इस चीज के ऊपर। बस छोटी सी गलती कि आप लोग पहले टेस्ट करवा लो या फिर शादी कहीं और कर लो, ठीक है? बाकी ये जो थे ना ये तहसीन, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि पूल अपना बड़ा रखो, और रिजल्ट में पता क्या था कि अगर जीन पूल बड़ा हो, जीन पूल बड़ा कह लो कि अपना रिश्तेदारियां बड़ी करो, खानदान बड़ा करो, मतलब कि खानदान से बाहर शादी करो, बाहर जान पहचान होगी, इसलिए आपका पूल बड़ा हो जाएगा। और अगर खानदान के अंदर ही शादी करते रहोगे तो पूल छोटा सा होगा, एक ही खानदान रहेगा, मतलब कि वहाँ पे होगा रिश्तेदारी वगैरह बढ़ेगी नहीं, ठीक है? वहीं पे रह जाएगी, ठीक है? ये एक उन्होंने मिसाल दी कि अपनी रिश्तेदारियां बढ़ाओ, ठीक है? हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि खानदान से बाहर शादियां करो, अपनी जान पहचान इस्लाम दुआ रखो, ठीक है? यही बात मतलब कि हदीस के मुताबिक ही मैं आपको इजी वर्ड्स में वो बात बता रही हूँ, ठीक है? तो ये इसलिए कहा गया है कि खानदान से बाहर शादी किया करें, ठीक है? लोग कहते हैं भाई हमने अपनी जात और खानदान से बाहर शादी नहीं करनी, जिसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है? अब अभी तो खैर कुछ लोगों को तो पता होगा इस बारे में, कुछ को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता वो जाके जरा फाउंडेशंस में देखें, ठीक है? एक छोटा सा इंटर्नशिप से पहले आप लोग जस्ट एक बार विजिट करके आना, आप सबके जो कह लो कि भाई फाउंडेशंस वगैरह, वहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जो मासूर हैं। क्यों मासूर हैं? एक कजन मैरिज की वजह से, ठीक है? बहुत सी इश्यूज हैं, कजन मैरिज, माँ की लेट शादी, माँ की उम्र ज्यादा है, ये भी बहुत इश्यूज हैं। इसलिए जब भी कजिन मैरिज अगर करनी भी है तो आप पहले आप टेस्ट करवाएं, कौन सा हेमोफिलियंस, ठीक है? उसके बाद थैलेसीमिया टेस्ट, ब्लड टेस्ट में सब कुछ आ जाता है, ठीक है? या फिर डॉक्टर से रिकमेंड करवाएं कि हम कजिन मैरिज करने लगे हैं, आप बताएं कौन सा हम टेस्ट करवाएं, फिर वो टेस्ट करवा लेंगे। अगर आप लोग का टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप लोग शादी कर लें, कोई मसला नहीं है। ये दोनों के रिसेसिव जीन्स में कोई बीमारी तो नहीं है, वो ये चीज चेक करेंगे। अगर कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, तो आप करवा लें। अगर बीमारी है तो फिर उस चीज से अवॉइड करें। अगर खानदान से बड़ी शादी होगी तो वो आप लोग का रिसेसिव जीन छुप जाएगा, फिर दोबारा नहीं शो होगा, ठीक है? ये चीज होती है। अब देखते हैं जरा हम अपना लेक्चर, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा जो कह लो कि पूरा के वो था लेक्चर था, लास्ट पॉइंट इन ब्रीडिंग था, ठीक है? और उसके अलावा इन्वायरमेंट सबके, अच्छा जी इस तरह बुक में ना इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है? डोबसेंस और बेंजर्स वगैरह की, इसलिए जो मैंने कहा कि ये चीज आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड बनाई थी विद एनिमेटेड पिक्चर्स, ठीक है? उम्मीद है बच्चे से समझ में आ गया होगा। ये देखें ट्राई ऑन की बात, इन्होंने क्या बात कही थी, ठीक है? इस तरह, और ये सारा कुछ, ठीक है? अब आप लोगों ने इस तरह अगर पढ़ना है तब भी आप लोग की मर्जी है, अच्छे तरीके से करें, नहीं तो आप स्लाइड्स में से याद कर लिया करें, ठीक है? ये भी सेम टू सेम स्लाइड्स वाला मटेरियल उठा के वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है? बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।